Assalamu alaikum everyone. रब इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अब्दुल समीद पाकिस्तान से आपके सामने बेसिकली आज हम आंसर स्कॉलरशिप के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जैसे ही साल ख़त्म होने को आता है तो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनकी गवर्नमेंट्स और उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अपनी डिफरेंट जो स्कॉलरशिप हैं वो उनको ओपन कर देते हैं और एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। तो इसी तरह से चाइना के अंदर भी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स इस टाइम मौजूद हैं, जिनके अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उनकी कुछ लोकल जो स्कॉलरशिप हैं और इसी तरह से इनके चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो बेसिकली एक स्कॉलरशिप आंसो के नाम से वो ओपन करती है, जिसके अंदर पहले वो कास्ट वास्ट के नाम से जानी जाती थी, अब वो आंसो के नाम से जानी जाती है और एक हाईली पेड स्कॉलरशिप है, जिसके लिए डिफरेंट कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और उनके अंदर जो सिलेक्शन है वो अराउंड 500 जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं पीएचडी मास्टर्स के लिए। इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं और इसी तरह से क्या प्रोसीजर है, किस तरह से ये एप्लीकेशन जो है वो मूव करती है स्टेप बाय स्टेप, इन सारी चीज़ों के बारे में जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है बेसिकली, उनको देखने के लिए और उनके ऊपर डिस्कस करने के लिए, उनके जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर होते हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज 2 जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं और उनके साथ हम इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से उन्होंने बेसिकली अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया, क्या-क्या स्टेप्स उन्होंने लिए, क्या चीज़ जिस चीज़ ने उनको दूसरों से मुमताज़ किया और वो जो है वो आंसो सेलेक्टेड स्टूडेंट बने। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो आज का सेशन है, उनको हमने 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले हम अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन देंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे और फिर हम दूसरे अपने जो डिवीज़न है इस सेशन की उसके अंदर एंटर होंगे और उसके अंदर उनसे आंसू के रिलेटेड और रिसर्च के रिलेटेड और चाइना के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, रिसर्च और स्टडी एनवायरनमेंट है, उसके बारे में उनसे डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम लास्ट अपने सेशन के लास्ट पार्ट के अंदर हम इस चीज़ के बारे में जो क्वेश्चंस होंगे हमारे व्यूअर्स के, वो हम लेंगे और उन क्वेश्चंस को हम जो है वो अपने गेस्ट से पूछेंगे और उनसे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले मैं अपने जो गेस्ट हैं, वो अगर अपने बारे में खुद ही थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करें अपने बारे में, अपनी बैकग्राउंड के बारे में, तो ये बेटर होगा। तो सबसे पहले मेरे साथ अदनान भाई हैं और उनके साथ आतिफ भाई हैं। तो सबसे पहले अदनान भाई, आप अपने बारे में थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदनान अली और मैं यहाँ पे चाइना में इस वक्त मौजूद हूँ और मैं यूएसटीसी से पीएचडी कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में और मेरी स्कॉलरशिप है कैस्टवास जो अब चेंज हो के कैस आंसू हो चुकी है और पाकिस्तान में मेरा एमएस है नस्ट से और यहाँ मैं सेकंड ईयर में हूँ इस वक्त। ओके, ठीक हो ओवर टू गया यू। अदनान भाई। अच्छा आतिफ भाई, आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ अपने बैकग्राउंड के बारे में? जी, मैंने मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में बैचलर किया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। उसके बाद मैंने एमएस किया यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना यूएसटीसी से और मेरा मेजर जो था वो मास्टर में पॉलीमर केमिस्ट्री था और उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी सेम यूएसटीसी से ही कंटिन्यू की और मैं इस टाइम आंसू स्कॉलरशिप पे हूँ, जिसका ओल्ड नाम टवास था और न्यू नाम उसका आंसू है। मेरा ख्याल है कि इसका हम एब्रीवेशन के साथ साथ इसका कंप्लीट भी बता दें।
जो आंसू का जो एब्रीवेशन है, अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आंसू स्कॉलरशिप है ये भी एक्चुअली चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस ही इसको जो है ना वो इस्टेब्लिश उसने किया है, ये वही स्कॉलरशिप है। ठीक, शुक्रिया आतिफ भाई। अच्छा, सबसे पहले जो आंसू के रिलेटेड मैं अगर उसकी डिस्कशन को आगे बढ़ाऊँ तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आतिफ भाई आपसे ही है कि क्योंकि आपका मास्टर्स भी चाइना से ही है और फिर यूएसटीसी से ही है, तो आपका एज़ कम्पेयर टू अदनान भाई उस लिहाज से आपका ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजरा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइना को ही क्यों प्रेफर करें हम, अगर हम देखें दूसरी कंट्रीज़ को, एशियन कंट्रीज़, जापान, कोरिया और इसी तरह से दूसरी जो कि अपने अंदर ही एक उनका रैंक है वर्ल्ड के ऊपर। तो अगर हम देखें तो एज अ स्टडी, एज अ रिसर्च और एज अ आप कह सकते हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग के रिलेटेड अगर हम बात करें तो चाइना को आप किस तरह से देखते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? जी, जब कंपैरिजन की बात आती है तो मैं कुछ दिन पहले भी एक सोशल मीडिया पे बैठ के यही बात कर रहा था कि जब कंपैरिजन की हम बात करते हैं तो हम कभी भी कंट्री को कंपेयर नहीं करते किसी दूसरी कंट्री के साथ, कि चाइना को हम कंपेयर कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री या अमेरिका, या हम एक्चुअली हमारा जो फोकस है वो है कि हम रिसर्च एक्टिविटीज़ या जो पीएचडी डिग्री है इसको हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज़ की रिसर्च एक्टिविटीज़ के साथ। ये एक्चुअली हमारा जो है ना वो इस पे मैं बात करूँगा। एक्चुअली जब हम कोई भी चीज़ कंपेयर जब करते हैं तो चूँकि मैं साइंस से रिलेटेड हूँ, केमिस्ट्री मेरा जो है ना वो मेजर है और मटेरियल साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो रिसर्चर्स ये लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए उसके आउटपुट देखना बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ की आउटपुट क्या है। तो हमने अगर पीएचडी को कंपेयर करना है तो हमें पीएचडी की आउटपुट देखनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ कि पीएचडी की नॉर्मली 3 आउटपुट्स, 3 चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 जो है वो देखा जाता है कि जो क्वालिटी ऑफ द रिसर्च है वो कैसी है। तो रिसर्चर्स के लिए मैं ये बता दूं कि हम ये कह सकते हैं कि आपके जो आर्टिकल्स हैं या आपके जो पेपर पब्लिश्ड हैं किसी जर्नल में, वो किस क्वालिटी के हैं, किस जर्नल में पब्लिश्ड हैं, किस इम्पैक्ट फैक्टर के पेपर हैं। पहले नंबर पे ये देखा जाता है। दूसरे नंबर पे देखा जाता है कि क्वांटिटी ऑफ द रिसर्च क्या है। मतलब आपने ड्यूरिंग योर पीएचडी प्रोग्राम और मास्टर प्रोग्राम आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कितने पेपर आपने पब्लिश किए हैं, आपकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है। जो तीसरा पॉइंट है वो मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई भी चीज़ें एक से दूसरी चीज़ को कंपेयर करने के लिए तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं। अगर तो आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, मतलब इंडिपेंडेंट रिसर्चर का मैं थोड़ा सा बता भी दूं कि अगर आप खुद ही एक प्रोजेक्ट कंडक्ट कर सकते हैं, उसको थ्रू आउट फ्रॉम स्टार्ट ज़ीरो से लेके एंड तक जा सकते हैं, उससे आप अपनी पब्लिकेशंस निकाल सकते हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं, तो ये इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं आप। ये 3 चीज़ें जो हैं, इन 3 चीज़ों की बेस पे हम कंपेयर करते हैं कि चाइना की जो रिसर्च है वो दूसरे कंट्रीज़ की रिसर्च के साथ। तो जो क्वालिटी और क्वांटिटी, पहले जो 2 पॉइंट्स थे, ये आप सर्वे उठा के देख लें, पिछले 3-4 साल के मेरे पास सामने ये टेबल पे सर्वे पड़े हैं। उसके मुताबिक चाइना में जो पेपर पब्लिश हुए हैं वो आफ्टर यूएसए, मतलब सेकंड नंबर पे है पूरी दुनिया में चाइना, पर ईयर पेपर पब्लिश करने में, क्वांटिटी के लिहाज से भी और क्वालिटी के लिहाज से भी। तो ये तो सीधा सीधा एज आपको मतलब हो गया, जिस वजह से मैंने भी परस्यू किया मास्टर के बाद पीएचडी सेम चाइना से। जो इसके साथ साथ मैं एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं तो इट डजेंट मैटर कि आपने जो पीएचडी डिग्री है वो कहाँ से की है, चाइना से, पाकिस्तान से, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, अमेरिका से, यूरोप से, किसी भी कंट्री से आपने की है। अगर आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं तो दुनिया आपको मानेगी। अगर आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर नहीं बने अनफॉर्चुनेटली, तो आपकी पीएचडी का कोई फ़ायदा नहीं, बेशक जो भी कंट्री हो। ठीक 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 हो गया।
इसी तरह से जी अतुल भाई मैं भी सर्च कर रहा था इन चीज़ों के ऊपर, तो मेरे भी इल्म में एक चीज़ आई कि बेसिकली अगर चाइना की हम बात करें तो रिसेंटली एक उनके रिसर्चर हैं बहुत बड़े, उन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ था कि अगर बेसिकली क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस से हैं, तो चाइना इस टाइम अमेरिका दूसरी कंट्रीज़ को कंप्यूटर साइंसेज़ के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दे रहा है। वो यानी कि आप कह सकते हैं कि वो रैंक 1 के ऊपर है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अच्छा, अच्छा अदनान भाई आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपने जब अप्लाई किया होगा आंसर के लिए, तो आपके पास दूसरी भी ऑप्शंस होंगी, लोकल गवर्नमेंट है, इसी तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट की अपनी स्कॉलरशिप है। तो आपने आंसू को ही क्यों प्रेफ़र किया? क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या इंसेंटिव्स हैं जो कि दिए जाते हैं और क्या एज है दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर अगर हम आंसू की बात करें? अच्छा, जो यूएसटीसी है, यूएसटीसी में जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, 3 स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। एक सीएसई है, एक आपके पास ये कैस कैस के थ्रू हमारी दफ़ा कैस्टवास थी, उस दफ़ा आंसू है, और थर्ड जो है वो यूएसटीसी की अपनी स्कॉलरशिप है। तो अब अगर इन तीनों का कंपैरिजन देखा जाए तो सीएसई और जो यूएसटीसी हैं उन दोनों की अमाउंट सेम है। उन दोनों में आपको इक्वल पैसे मिलते हैं जो 4500 है। जो आंसू है इस वक्त उसके 7000 हैं और 6000 फर्स्ट ईयर में है, और फर्स्ट ईयर के बाद आपका एक कह लें कि एक एंट्री एक टेस्ट टाइप होता है, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप जो है वो 7000 हो जाती है। तो अगर आप अमाउंट बेस देखो तो ऑब्वियसली अमाउंट बेस भी ये बेटर है। दूसरा, आप अगर इसको कंपेयर करो लेवल ऑफ आप कह लें कि आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको जो स्पोर्ट है वो कैसे है, तो चाइना में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको कैश जो है वो इसको दे रही थी, ये वाली स्कॉलरशिप। एक यूकास है, वो बीजिंग के अंदर है, दूसरी यूएसटीसी है। तो मैंने जब अप्लाई किया था चाइना में, मैंने सिर्फ यूएसटीसी में ही अप्लाई किया था, और किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं था किया। और यहाँ पे मैंने स्कॉलरशिप जो थी दूसरी जो मैंने मेंशन की हैं उनके लिए भी अप्लाई किया था। तो क्योंकि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है शायद वो मुझे आप कह सकते हैं कि फेवर कर रहा था, कैस्टॉस मेरे लिए फेवर कर रहा था, तो मेरी इसमें सिलेक्शन हो गई। अगर आप मुझसे ये पूछें कि हम ये कैसे अवेल कर सकते हैं, जो न्यू लोग हैं वो कैसे अवेल कर सकते हैं इस चीज़ को, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें अपनी लिस्ट एक तैयार करनी चाहिए कि हम किन यूनिवर्सिटीज़ को हिट करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आप चाइना में अगर ही सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी नैरो डाउन करनी पड़ेगी। सेकंड, आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर होने वाली स्कॉलरशिप देखना पड़ेंगी। और पर्टिकुलरली अगर आप आंसू की बात कर रहे हैं तो इसका एक एज ये है कि यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस के बगैर भी मिल जाता है, और मेरे केस में यही था कि मेरे पास एक्सेप्टेंस नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो मेरी प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, तो आप इन केसेस पे कह लें कि मेरी सिलेक्शन हुई। ओवर टू यू समी, ओवर टू यू। जी, जी। जी, अदनान भाई बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके अंदर जो एक चीज़ थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था इसके बारे में नेक्स्ट, वो ये था कि जैसे आपने कहा कि आपकी सिलेक्शन विदाउट एनी एक्सेप्टेंस लेटर हुई। लेकिन बहुत से केसेस के अंदर हमने देखा कि जो 90% केसेस हैं, उनके अंदर आपके पास एक्सेप्टेंस हो तो फिर ही आपको प्रेफ़र किया जाता है आगे फर्दर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें प्रिपेयर करके पहले रखनी चाहिए अपने पास, ताकि जब हम किसी भी अपने प्रोफ़ेसर को जो है उसके साथ ईमेल करते हैं उसे या उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एट द एंड जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर मैटर तो करता है। तो वो किस तरह आप उसको देखते हैं इन चीज़ों को प्री प्लानिंग को और एक्सेप्टेंस लेटर को रिलेट करके?
ओके, अगर मुझे फ़र्ज़ कर लें, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मुझे अप्लाई करना है, तो मैंने इस 1 साल के अंदर-अंदर जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, उनकी बेस पे मैं आपको बताऊँगा कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक आप अपनी सक्सेस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर 1 आप ये करें, जो मैंने पहले मेंशन किया, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट करें कि आपने किन यूनिवर्सिटीज़ को हिट करना है। नंबर 2 आप ये करें कि उन यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टीज़ को निकालें और उन फैकल्टीज़ में से उन टीचर्स को निकालें जिनकी एज 40 से 50 के बिटवीन है। ये मेरा सजेशन है। अगर आप ज़्यादा एज के प्रोफ़ेसर लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली या तो उनके पास स्पेस नहीं होती, या फिर वो आपको जब सिलेक्शन हो जाती है तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि वो इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करते जितनी आपकी यंग प्रोफ़ेसर्स करते हैं। यंग प्रोफ़ेसर हेल्प इसलिए ज़्यादा करते हैं कि उनको एक नज़र आ रहा होता है कि हम जितने ज़्यादा स्टूडेंट निकालेंगे उतनी ज़्यादा हमें भी फ़ायदा होगा। तो एक तो ये आप नैरो डाउन करें कि उनमें आपके पास आप 40 नहीं तो चले 35 से 50 के बिटवीन के प्रोफ़ेसर जो हैं वो नैरो डाउन कर लें। देन आपने ये करना है कि आपने उन प्रोफ़ेसर्स को ईमेल करनी है, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आपने ईमेल करते हुए रैली फ़र्ज़ करें कि एक ही लैब के अंदर 2 या 3 प्रोफ़ेसर हैं, और ऐसा है, हमारी जो लैब है वो कंबाइंड लैब है, उसमें 4-5 प्रोफ़ेसर मिल के कह लें कि काम करते हैं, और वो एक-दूसरे से किसी न किसी तरीके से कनेक्ट में हैं। अब अगर मैं उन चारों पाँचों को ईमेल कर दूँगा, तो जो चारों पाँचों कहीं न कहीं फ़र्ज़ कर लें कि वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट की आई है। ऐसा होता नहीं है कि डिस्कस किया जाए, लेकिन एक माइनर सा चांस हम ये समझ लेते हैं कि अगर करते हैं, तो मुझे नहीं उम्मीद कि मुझे उन पाँचों में से कोई भी रखेगा। तो पहले ये करें कि आप नैरो डाउन करें कि आप जो एक ही मतलब ग्रुप के प्रोफ़ेसर हैं, उनमें से किसी एक को हिट करें। वो आप जो मैंने पहले मेंशन की हैं चीज़ें, उस पे देख लें कि कोई ऐसा प्रोफ़ेसर पकड़ें जो अभी न्यू हो, जो न्यू स्टूडेंट ले रहा हो। सेकंड, आप जब ईमेल करें तो ईमेल करते हुए टाइम का ख़्याल रखें कि आप ईमेल कब कर रहे हैं। अगर आप वीकेंड्स पे ईमेल करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी ईमेल नहीं देखी जाएगी, क्योंकि ये याद रखें कि ईमेल करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं, माइट भी उनको 100 बंदा ईमेल कर रहा हो। तो आपकी ईमेल तीसरा आपने ये टाइम का दिन का और फिर टाइम का ख़्याल रखना है कि आपने टाइम जो चूज़ करना है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आप इनके ऑफिस टाइम में एक तो ईमेल करें, नंबर 1। नंबर 2, आप डे दोबारा से ऐसा चूज़ करें जो एक तो वीकेंड ना हो, दूसरा मेरा व्यू ये है मंगल, बुध, जुमेरात, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आपकी ईमेल देखे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। मंडे को नॉर्मली ये होता है कि लोग, एक हमने प्लान किया होता है कि ठीक है, मैंने मंडे को ये काम करने हैं। मंडे को प्रोफ़ेसर ने ऑलरेडी भी सोचा होगा मैंने ये 10 काम करने हैं, तो आपकी ईमेल बीच में से निकल जाए। और फ्राइडे ऐसा डे होता है जब नॉर्मली लोग चीज़ों को वाइंड अप कर रहे होते हैं, तो अगेन आपकी ईमेल निकलने के चांसेस हैं। तो माय व्यू इज़ कि आप अगर मंगल से लेके जुमेरात के इन 3 दिनों के बीच में हिट करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं। और अब आपने प्रोफ़ेसर चूज़ कर लिया, डे चूज़ कर लिया, टाइम चूज़ कर लिया, आपने प्रोफ़ेसर की आना है प्रोफ़ाइल पे। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने पहले प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल को पढ़ें और ये देखें कि प्रोफ़ेसर आपके जैसा काम कर रहा है, या आपने जो काम करना चाह रहे हैं प्रोफ़ेसर उसमें आपको लेने के चांस हैं या नहीं। प्रोफ़ेसर की फ़ील्ड पढ़ें, प्रोफ़ेसर के रेलेवेंट पेपर गूगल स्कॉलर से निकालें। और फिर जो ईमेल आप करें उसमें एक प्रोफ़ेसर का नेम मेंशन करें। उसके बाद आप थोड़ा-सा प्रोफ़ेसर की अपना इंट्रो दें, फिर बाद में प्रोफ़ेसर की रिसर्च का बताएँ कि मैंने आपका फ़लाँ पेपर देखा, या आपका फ़लाँ रिसर्च एरिया देखा है, वो फ़लाँ रिसर्च एरिया मेरे रिसर्च एरिया से ऐसे मिलता-जुलता है, तो मुझे लगता है कि अगर हम मिल के काम करेंगे तो हम जो है वो पेपर निकाल सकते हैं या हम रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर आपकी लैब में कोई पोज़ीशन है तो काइंडली मुझे रिप्लाई कर दें। आई थिंक ये चीज़ें अगर आप कंसीडर करें, अगर आप ऐसे ईमेल कर रहे हैं कि आप एक ईमेल लिख के तो 50 बंदों को सेंड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपके चांसेस, आप लक पे ज़्यादा डिपेंड करना शुरू हो जाएँगे, और रैशनल जो थिंकिंग है उस पे कम डिपेंड होंगे। तो आई विल से कि आप इन चीज़ों को कंसीडर करें ताकि आपके रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हायरिंग के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएँ। ओके, ओवर टू यू। ओके, गुड अदनान भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आतिफ भाई मेरा आपसे है
कि आपकी सेकंड दफ़ा जो है वहाँ पे सिलेक्शन हुई है। तो मैं मेन चीज़ ये पूछनी चाह रहा था कि जैसे ये हाईली पेड स्कॉलरशिप है, तो क्राइटेरिया भी इसका दूसरी स्कॉलरशिप से थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा और डिफरेंट भी हो सकता है होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड की हम स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या सीजीपीए, आपका रिसर्च बैकग्राउंड और इसके साथ-साथ आपने जो कोर्सेज़ पढ़े हुए हैं और उनके अंदर आपकी ग्रिप किस तरह से है? और जो आपके प्रोफ़ेसर हैं, वो कई दफ़ा आपसे टेस्ट भी ले लेते हैं ऑनलाइन किसी चीज़ के बारे में। तो ये किस तरह से मैटर करता है? क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ लास्ट टाइम जो है वो 12,000 के राउंड अबाउट जो है वो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिनमें से यूएसटीसी के अंदर 30% 500 का 30% जो है वो सिलेक्ट हुए थे। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, मैं ये जो तवास स्कॉलरशिप है इसकी जो सिलेक्शन होती है उसमें जो मेन एलिमेंट्स जो देखे जाते हैं, जो कि प्रोफेसर भी देखता है और जो सिलेक्शन कमेटी है यूएसटीसी की वो भी देखती है, वो मैं शेयर करता हूँ। उनमें से सबसे पहले नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो प्रपोज़ल है, जो रिसर्च प्रपोज़ल है या जो कवर लेटर है, वो ऐसा हो कि प्रोफेसर जो है ना वो अट्रैक्ट हो उससे, उसमें अट्रैक्शन हो। और वो अट्रैक्शन कैसी आएगी वो मैं ब्रीफली थोड़ा-सा बता देता हूँ। जैसा ये इन्होंने पहले अदनान भाई ने बताया, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जब भी आप ईमेल करें तो प्रोफेसर का जो है वो जो रिलेवेंट फील्ड है जिस पे वो काम कर रहा है वो मेंशन करें, उसके बाद अपना मेंशन करें और फिर एक स्टोरी टाइप के बना लें कि जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो आप जो रिसर्च प्रपोज़ल आपने बनाना है या कवर लेटर भी आपने बनाना है, उसमें ऐसा करें कि प्रोफेसर्स के जो पेपर पढ़ें, उसका जो उसको समराइज़ करके आप ये देखें कि ये मैं इस पे किस तरह एंटर हो सकता हूँ इस फील्ड में। तो आप उससे रेलेवेंट चीज़ का रिसर्च प्रपोज़ल बनाएँ और वो प्रोफेसर को भेजें। सबसे नंबर 1 चीज़ है प्रोफेसर को अट्रैक्ट करने का। अगर प्रोफेसर आपके रिसर्च प्रपोज़ल की अट्रैक्शन उसको मिल जाती है, वो अट्रैक्ट हो जाता है, तो आपके चांसेस दूसरों से आप वैसे ही आपके चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं सिलेक्शन होने के। जो दूसरी चीज़ है वो ये है सीवी। आपने बाज़ औक़ात जो स्पेशली जो पाकिस्तान से लोग बैचलर के बाद मास्टर के लिए जाते हैं, तो बैचलर में उनका ये कह लें कि रिसर्च बैकग्राउंड नहीं होता, वो इतना स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड वो नहीं रखते, उन्हें शायद ज़्यादातर वो चीज़ों का इल्म नहीं होता। तो इसके लिए मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट ना हो इस सेशन से, लेकिन चीज़ों को समझने में वो बड़ी आसानी होगी। वो ये है कि अगर आप सपोज़ करें कि एक 7 स्टार रेस्टोरेंट पे जाते हैं या इवन के 5 स्टार रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक बड़ी जो सिंपल सी डिश है, जो कि बाहर जो है ना वो किसी भी आम रेस्टोरेंट पे मिल जाती है, वो अगर भी आप वहाँ पे भी आप वो ऑर्डर करें ना, तो वो आपको इस तरीके से प्रेज़ेंट करेंगे कि आपको लगेगा कि वाओ! ये तो जो है ना वो शायद दुनिया की सबसे कोई अच्छी डिश है। तो वजह ये होती है कि उनकी प्रेज़ेंटेशन, उनकी प्रेज़ेंट करने का स्टाइल ऐसा होता है। तो यही बात मैं स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि जो आपकी सीवी है, जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल है, जो मोटिवेशन लेटर है, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, इन चीज़ों को आप इस तरह डिज़ाइन करें कि अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं भी है, तो आपको प्रेज़ेंट इस तरह करें कि अगला बंदा आपसे इम्प्रेस हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है टॉस सिलेक्शन के लिए। उसके बाद आपने सही बताया प्रोफ़ेसर से इंटरव्यू भी लेते हैं। मोस्टली प्रोफ़ेसर्स आजकल इंटरव्यू लेना स्टार्ट हो गए हैं। तीसरी चीज़ जो आपने ख़्याल करनी है कि वो आप एक प्रॉपर पीपीटी फ़ाइल बनाएँ। अगर प्रोफ़ेसर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है, उससे पहले आप फ़ाइल बनाएँ एक पीपीटी। उस फ़ाइल में प्रोफ़ेसर का जो प्रीवियस वर्क है वो भी मेंशन करें, जो अपना वर्क है वो भी मेंशन करें और नेक्स्ट जो फ्यूचर आपका प्लान है वो भी मेंशन करें और प्रोफ़ेसर को रिटन फॉर्म में शो करवाएँ पीपीटी से। उसकी रीज़न ये है कि चाइना में पॉसिबल ये है कि हमारा चूँकि एशियन एक्सेंट है इंग्लिश का, तो हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हो सकता है उनको बहुत अच्छी तरह समझ ना आए इंग्लिश की, स्पेशली वो प्रोफ़ेसर्स जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, अबव 60 है।
तो उनको ज़्यादातर समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पीपीटी फाइल बना के उन्हें शो करवाएंगे तो डेफिनेटली वो पिक करेंगे आपके काम को। तो ये तीसरा पॉइंट है उसको प्रोफेसर को जो है ना वो अट्रैक्ट करने का। ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 और लास्ट पॉइंट वो बताने लगा हूँ वो है जब आप अप्लाई करें। अप्लाई जो है वो एक प्रॉपर चैनल जो यूएसटीसी ने बताया हुआ है या यूकैस ने बताया हुआ है, चूँकि इन 2 यूनिवर्सिटियों में ही ये तो स्कॉलरशिप है, तो जिस प्रॉपर चैनल से उन्होंने बताया हुआ है उसी तरीके से ही आप अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल इस दफ़ा 2020 में जो एडमिशन हुए हैं उन्होंने, आपने सही बताया कि 12,000 से अबव कैंडिडेट्स थे, एक्चुअली 12,700 के करीब कैंडिडेट थे, उनमें ऑलमोस्ट 5,000 कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो गए सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स बेस पे और गलत अप्लाई करने के मेथड बेस पे। 5 से 6,000 कैंडिडेट सिर्फ रिजेक्ट हो गए फर्स्ट स्टेप में। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इस पे आप केयर करें तो आपके चांसेस बढ़ जाती हैं सिलेक्शन के। जी बिल्कुल सही आतिफ भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अदनान भैया आपसे है कि इस टाइम क्योंकि हम तो पाकिस्तान में ही हैं कोरोना की वजह से, लेकिन आप अब स्टिल वहाँ पे हैं और वहाँ की कंडीशंस अब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता लग रही होंगी, और जो रिसर्च वर्क है और लोगों से इंटरेक्शन है, तो एक कॉमन चीज़ जो कही जाती है वो कही जाती है लैंग्वेज बैरियर के बारे में कि जी आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, आप सही तरीके से रिसर्च वर्क नहीं कर सकते। और इसी तरह से दूसरी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के अंदर, तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए कि लैंग्वेज जो है वो किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल होती है वहाँ पे। अच्छा, लैंग्वेज का पहले मैं आपको सबसे ये बता दूं कि अगर आप यूएसटीसी में आना चाह रहे हैं तो आपको ये मस्ट पता होना चाहिए कि यूएसटीसी की रिक्वायरमेंट है कि आपने HSK 3 फॉर इंग्लिश प्रोग्राम्स और HSK 5 फॉर जो इनके चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम हैं उनके अंदर आपको चाहिए। तो अगर आपने यूएसटीसी में आना है तो आपको लैंग्वेज मस्ट आनी चाहिए, और या अगर ऑलरेडी नहीं आती तो आप यहाँ पे आके ज़रूर सीखेंगे। अब आते हैं कि इसके फ़ायदे या नुकसानात क्या हैं लैंग्वेज आने या ना आने के। अगर हम चाइना के अंदर लाइफ को बात करें तो खफे जो है वो छोटा सिटी है। जो बड़े सिटी हैं लाइक शंघाई टाइप और बीजिंग, वहाँ पे आपको माइट भी ऐसे लैंग्वेज स्पीकर ज़्यादा मिल जाएं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर ज़्यादा मिल जाएं। जो ये छोटा सिटी है, छोटा सिटी से मुराद ये नहीं है कि ये बिल्कुल छोटा सा है, ये स्टिल आपके इस्लामाबाद से बड़ा है, लेकिन चाइना के लिहाज से ये छोटा सिटी है। अब यहाँ पे लोगों को बाहर किसी को भी इतनी खास इंग्लिश नहीं आती। आप शॉप से पे चीज़ बाय करने जा रहे हैं, आप सड़क पे या कहीं पे इर्द गिर्द ट्रैवल कर रहे हैं, आपको रास्ता पूछना है, किसी भी केस में आपको कोई भी बंदा इंग्लिश में हेल्प नहीं करेगा। तो सराउंडिंग के लिए आपको चाइनीज़ चाहिए ही चाहिए है। अदर इसका ऑप्शन जो है वो आपके पास ट्रांसलेटर्स की फॉर्म में आ जाता है। बाइडू एप्लीकेशन है एक, बाइडू ट्रांसलेटर, वो हम भी यूज़ करते हैं अगर हमें बाहर कम्युनिकेशन, कोई लंबी कम्युनिकेशन करनी होती है, छोटी मोटी जो है वो हम लैंग्वेज हमें इतनी आती है। अब आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेम ही है। चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश आप कहें कि नहीं आती है। अब उनको लिसनिंग, उनको रीडिंग फिर भी आती है, राइटिंग भी आती है, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग इनकी अच्छी नहीं है। और इसकी रीज़न शायद यही है कि इनकी एक प्रैक्टिस नहीं होती। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, हमारी डिग्रियां इंग्लिश में, इंग्लिश बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, इनके चाइनीज़ बेस हैं, इनकी प्रैक्टिस स्पीकिंग और लिसनिंग की नहीं होती उस तरह से। तो आपको जो स्टूडेंट्स से अगर आपने लैब के अंदर कम्युनिकेशन करनी है, स्टिल आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा। और लास्ट पे जो आपके प्रोफेसर हैं, वो अगर प्रोफेसर ने आपको हायर किया है, आपको लिया है, तो मोस्ट प्रॉबेबली आपके प्रोफेसर को ऑलरेडी इंग्लिश आती है। मेरे प्रोफेसर जो हैं उनको इंग्लिश अच्छी खासी आती है, मैं उनसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करता हूँ। लेकिन हमारी जो लैब मीटिंग्स होती हैं वो चाइनीज़ के अंदर होती हैं, उसके अंदर बस चुप करके बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं। तो उस केस में जितनी समझ आती है चाइनीज़ ठीक है, बाकी सारे चाइनीज़ बोलते हैं। हमारी जब बारी आती है लैब मीटिंग में कुछ प्रेजेंट करने की, हम इंग्लिश में प्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया। दूसरा कोर्सेज जो हैं,
कोर्सेज आपको जो पढ़ाए जाएंगे वो माइट भी इंग्लिश में हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके जो टीचर होंगे वो अगेन चाइनीज़ ही बोल रहे होंगे। तो एक बात बड़ी क्लियर कट सुन लें कि लैंग्वेज के बगैर यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है, नामुमकिन ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज आती होगी तो प्लस है, नहीं आती तो आपको थोड़ा सा मतलब बम्पी रोड से गुजरना पड़ेगा, थोड़े से मसले आएंगे। और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से लैंग्वेज का इतना ज़्यादा चाइनीज़ का इतना ज़्यादा रोल नहीं आता, क्योंकि आपने इंटरनेट से जो भी सर्च करना है, जो भी पेपर देखने हैं, जो भी आपने कोड देखने हैं, कोड की हेल्प फाइंड करनी है, हर एक चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है अनटिल आपको इंग्लिश आती है। तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से आपको कोई मसला नहीं है। लास्ट थिंग कोलैबोरेशन आ जाती है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने अपने लैबमेट से कोलैबोरेशन करनी है, अगेन वही बात है कि आपको या तो आपके लैबमेट को इंग्लिश आनी चाहिए या फिर आपको चाइनीज़ आनी चाहिए। तो इन अ नट शेल काम चल जाता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं चलता। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ओवर टू यू। थैंक यू अदनान भाई। अच्छा आतिफ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरा आपसे ही होगा। आगे जैसे आपने कुछ चीज़ों के बारे में आगे गाइड किया है कि किस तरह से क्या क्या जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए प्रोफेसर्स के रिलेटेड, और अप्लाई करने से पहले क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तरफ फोकस करना चाहिए, लेकिन आल्दो के वेबसाइट के ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि उन्होंने उधर मेंशन नहीं किए, लेकिन कुछ स्टूडेंट उनको एज अदर डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और वो मैटर करते हैं उनकी जो आपकी सिलेक्शन के अंदर है। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मोस्टली अफेक्ट करते हैं आपकी जो सिलेक्शन है उसके क्राइटेरिया। जी बिल्कुल, वहाँ पे मोस्टली डॉक्यूमेंट्स तो यूएसटीसी की वेबसाइट पे मेंशन हैं, लेकिन जो 2-3 चीज़ें मेंशन नहीं हैं, मैं वो मेरा ख्याल है बता दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाकी तो स्टूडेंट्स वेबसाइट से देख सकते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंशन है ऑलरेडी। उन्होंने वहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, वहाँ पे सबसे एंड में वहाँ पे जाके अदर्स का ऑप्शन हुआ है कि अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहें तो। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास पब्लिकेशंस हैं, आपके पेपर्स हैं, तो एट लीस्ट उसका जो फर्स्ट पेज है, जो एब्स्ट्रैक्ट पेज है, उसको आप लाज़मी वहाँ पे अटैच करें। सपोज़ अगर आपके पास 5 पेपर हैं, तो वो पाँचों पेपर के जो फर्स्ट पेज है, एब्स्ट्रैक्ट पेज, उनको एक ही पीडीएफ में कंबाइन करके वहाँ पे वो लाज़मी अपलोड करें। एंड सेकंड चीज़, वहाँ पे आप रिसर्च प्रपोज़ल अपना अपलोड करें। रिसर्च प्रपोज़ल आपका बहुत ज़रूरी है। वो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो नंबर 3 पे ये है कि आप एक्सेप्टेंस भी अपलोड करें, ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो तो एक सेपरेट इशू है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेंस के बगैर भी एडमिशन होता है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये नॉर्मली वो कहते नहीं हैं अपलोड करने के लिए, लेकिन ये अगर आप अपलोड कर देती हैं तो ज़्यादा जो है ना वो आपके चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि जो जब सिलेक्शन होती है तो जो उसका सिलेक्शन का सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में ऐसे होता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे सेंड करता है। अब हर डिपार्टमेंट की एक सिलेक्शन कमेटी होती है। अगर सपोज उनके पास जो है ना वो 500 एप्लीकेशंस गई हैं और उन 500 में उस डिपार्टमेंट्स ने 10 एप्लीकेशन चूज़ करनी है, तो वो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो तो नहीं देखेगा, ना आपका वो पासपोर्ट देखेगा, ना आपका वो जो है ना वो डिग्री देखेगा। हाँ, पॉसिबल है कि वो ट्रांसक्रिप्ट से थोड़ा सा देख ले कि आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए, अदरवाइज वो भी नहीं देखेगा। वो जो चीज़ें देखेंगे वो रिसर्च प्रपोजल देखेंगे, आपकी सीवी देखेंगे, आपके पेपर्स देखेंगे और एक्सेप्टेंस देखेंगे। ये 4 चीज़ें वो देखेंगे, तो ये आप काइंडली 4 चीज़ें रिमेंबर करें, ये आप वहाँ पे लाज़मी अपलोड करें। थैंक यू आतिफ भाई। अच्छा अदनान भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टिल मेरा आपसे फिर से होगा कि मेनली ये चीज़ समझी जाती है कि जब आप रिसर्च वर्क के अंदर जा रहे हैं वहाँ पे,
तो आपको डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। कोई वहाँ पे फुली फंडेड पे जो है वो स्टडी कर रहा है, कोई जो है वो पार्शल पे कर रहे हैं, कोई आंसर पे कर रहा है, कोई सीएस पे, कोई लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर कर रहा है। तो क्या आप देखते हैं कि प्रोफेसर जो हैं वो उनका जो एक सोच होती है स्टूडेंट्स की तरफ कि ये आंसर का है, ये सीएससी का है, ये लोकल गवर्नमेंट है, तो क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं स्टूडेंट्स के रिलेटेड अकॉर्डिंग टू नहीं, अगर मैं आपका सवाल सही समझाऊँ तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके डिफरेंट स्कॉलरशिप होंगी तो क्या प्रोफेसर का बिहेवियर या एटीट्यूड स्टूडेंट जी के जी जी टुवर्ड्स डिफरेंट होगा? नहीं, जी जी ऐसा जी बिल्कुल नहीं है। प्रोफेसर को मेरा नहीं ख्याल कि आपके पैसों से कोई कंसर्न है। प्रोफेसर को जो कंसर्न है वो ये है कि आप रिसर्च करते हैं और पब्लिकेशंस करते हैं। दैट्स इट। आप बेशक सेल्फ पे पढ़ रहे हैं, आप आंसू पे हैं या आप सीएससी पे हैं। आई डोंट थिंक सो कि प्रोफेसर का इसके साथ कोई भी कंसर्न है। और सर्च और स्टडी जो इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट किया गया होता है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा प्लीज। इन्वायरमेंट के केस में भी ऐसा ही है। लैब्स की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली डिफरेंट एजुकेशन में डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनकी लैब डिफरेंट टाइप की होंगी। हम कंप्यूटर साइंस के हैं, हमारी लैब है एक। उस लैब में मुझे जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को चाइनीज़ को एक एक कंप्यूटर दिया गया है, इंटरनेट प्रोवाइड किया गया है, और जो बाकी आपको फैसिलिटीज़ बेसिक रिक्वायर होती हैं वो दी गई हैं। वैसे ही मुझे और मतलब सबको वही चीज़ प्रोवाइड की गई है। एक सर्वर है, हमारी अपनी लैब का सर्वर है जिस पे हम अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कह लें कि रन कर सकते हैं, या कोई हमने एल्गो कोई टेस्ट करने हैं तो वो कर सकते हैं। लाइट यहाँ पे नहीं जाती है कि आपको वो मसला हो कि लाइट जा रही है, इंटरनेट स्पीड इज़ बेटर देन आप को एक इजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी टेंशन होगी कि मुझे फ़लाँ मसला आएगा। तो आई थिंक दिस इज़ प्रीटी गुड। और जो दूसरी फील्ड्स हैं जिनमें लैब वर्क है, उस डिफरेंट टाइप का लैब वर्क है, लाइक एक्सपेरिमेंट्स हैं, लाइक केमिस्ट्री वगैरह हो गई या फिजिक्स और दूसरी फील्ड्स हैं। इनमें भी आपको लैब्स प्रोवाइड की जाती हैं, आपको आपकी लैब में स्पेस दी जाती है, आप अपनी लैब की स्पेस पे जाके बैठते हैं, काम करते हैं और आपको जो भी रिसर्च करनी है वो करते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू अदनान भाई। अतः भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा क्योंकि आपने अराउंड 3 ईयर बैक जो मास्टर के वहाँ पे गुजारे, आप पीएचडी के लिए वहाँ पे हैं, तो मल्टी नेशनैलिटीज़ कोलैबोरेशन हो रही होती है वहाँ पे रिसर्च के अंदर, स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए होते हैं मल्टी नेशन से। तो क्या आप सोचते हैं कि हमारा जो सिस्टम है एचईसी का, जो इस स्टडी इन्वायरमेंट से हम जाते हैं दूसरी स्टडी इन्वायरमेंट के अंदर, तो क्या हम चाइनीज़ का जो सिस्टम है और दूसरी कंट्री से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हाँ क्या हम कंपटीशन की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को, कंपटीशन को डिफरेंट जी स्टूडेंट्स के दौरान? ये जी बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। इसको हम किसी एक तरीके से इसको आंसर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से जा रहे होते हैं। कोई नस्ट से जा रहा है, कोई यूटी लाहौर से जा रहा है, कोई पेशावर से, कोई कराची से। तो हर यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी का अपना एक स्टैंडर्ड है। तो वहाँ पे जाके बाज़-औक़ात पाकिस्तानी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि बहुत अच्छा कम्पीट कर लेते हैं, उनका बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग होता है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनके पास चूँकि लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, तो वो स्टूडेंट्स को इतना प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर पाते। स्पेशली एक्सपेरिमेंटल जो गाइडेंस है वो स्टूडेंट्स के पास नहीं होती, तो फिर उन्हें वहाँ पे जाके प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं। कंपेयर टू चाइनीज़ स्टूडेंट्स के साथ भी या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ भी उन्हें कम्पीट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, इट डिपेंड अपॉन के आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर या मास्टर की डिग्री की है, या बंदे की पर्सनल जो डिटर्मिनेशन है वो कितनी है। ठीक हो गया अदनान भाई। आतिफ भाई शुक्रिया, थैंक यू।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता भैया आपसे ही होगा कि जो डिफरेंट चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं वहाँ रहने के बाद, फूड से रिलेटेड, एक्सपेंसिव से जो एक्सपेंसेस वहाँ पे हमारे लिविंग जी होते हैं जी। से रिलेटेड, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा इन प्रॉब्लम से रिलेटेड। इन प्रॉब्लम में ये है कि मेरे नज़दीक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे आपने मेंशन किया फूड का, तो मुझे नहीं लगता कि फूड का वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मैं चूँकि ये फूड की बात बाद में करता हूँ, पहले ये प्रॉब्लम्स की आपने बात की। मेरे नज़दीक जो प्रॉब्लम वहाँ पे है वो सिर्फ लैंग्वेज का है, और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज का ये है कि जैसे आपको पहले इस सेशन में बता दिया गया है कि वहाँ पे जब आप मार्केट्स में जाते हैं, स्पेशली जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पे, तो वो आप कम्युनिकेशन वहाँ पे बहुत बड़ा गैप होता है, तो आपको जो है ना वो प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटीज़ में, लैब्स में भी प्रॉब्लम होती हैं अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइनीज़ आपकी 100% परफेक्ट होगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मेरा ख्याल है कि जस्ट HSK 3 या HSK 4 करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। एटलीस्ट आप इस काबिल हो जाते हो कि आप इजीली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो, देन आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। हाँ, स्टार्ट में जाके कुछ अरसे के लिए ये प्रॉब्लम लैंग्वेज का रहता है। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ आपने फूड की बात की, जब यहाँ से लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कभी पाकिस्तान से किसी और भी कंट्री में नहीं गए, तो वो एक यूज्ड टू हुए होते हैं पाकिस्तानी फूड के, या जो हमारा कल्चरल फूड है। तो वहाँ पे जाके उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि ये क्या है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं इवन के पाकिस्तान में भी आके चाइनीज़ फूड को प्रेफर करता हूँ। वो फूड बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है उसमें, बहुत ज़्यादा वो उसके टेस्ट के लिहाज से अच्छा है। इवन के मुझे तो वो पाकिस्तानी फूड से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, आप उसमें जो आप हलाल फूड है वो ढूंढ लें, और वो ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं है, वो हर सिटी में, हर मार्केट में, हर जगह अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है कि वो फूड इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट में जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं होता। हाँ, थैंक यू आतिफ भाई। अच्छा, अदनान भाई शायद जी जी, मैं अदनान सुन रहा भाई, हूँ। जी जी, अदनान भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है रिलेटेड टू फ्यूचर प्लानिंग ना। अगर आप चाइना से आपने मास्टर किया या PhD की, तो अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना के अंदर आपकी जो फ्यूचर जॉब्स के बारे में, या अगर हम दुनिया की बात करें दूसरी कंट्रीज की, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं इसमें जॉब मेरा के लिए? पर्सनल व्यू है कुछ जॉब से रेलिवेंट। पहले मैं ये बता दूं, अगेन मैं कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। अगर आपको ये लगता है कि आप इनसे अच्छे पाइथन के डेवलपर हैं तो आप हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ये कहें कि मुझे वेब डेवलपमेंट की जॉब चाहिए यहाँ पे, तो भी शायद थोड़ा सा मतलब आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, और जहाँ पे मार्केट ज़्यादा है वहाँ पे आबादी भी इनकी 1.5 करोड़ 1.5 अरब से ऊपर है। तो इन इन एरियाज में हिट करना मेरे ख्याल से पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बन जाता है। दूसरा, अगेन आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती है फिर तो आप सोचें भी ना कि आपको यहाँ पे इस तरह की कोई जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप ये कर लें कि आपको लैंग्वेज आती है, तो सेल्स की कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें आपके सेल्स जॉब आपको मिलने के चांस हैं। माइट भी आप एक किसी कंपनी में एज ए सेल्स काम कर लें, और उनको ऐसा बंदा चाहिए हो जिसे इंग्लिश भी आती हो और चाइनीज़ भी आती हो। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आप शायद, मैं कुछ लोग यहाँ पे जानता हूँ जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। बेशक उन्होंने यहाँ से PhD की या नहीं ये एक अलग बात आती है, लेकिन मेरे एक टीचर हैं, वो चाइना में एक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो ऐसे चांसेस जॉब के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। प्लस आप इनका रेजिडेंस परमिट नहीं ले सकते हैं, जैसे जो फैसिलिटीज़ आपको यूरोप दे देता है कि आप वहाँ पे रह इजीली सकते हैं। मतलब जो इनका रेजिडेंस परमिट मिलता है वो
काम बेस होता है, वर्क वीज़ा जिसे आप कहते हैं, उस तरह से नहीं है जैसे आप यूरोप और अमेरिका में सेटल हो सकते हैं और लॉन्गर टर्म आप पासपोर्ट तक जा सकते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है। अगर आप चाइना में मास्टर करने के लिए आते हैं तो आपको पीएचडी भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ मास्टर करके पाकिस्तान चले जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि दैट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया, या फिर आपको पीएचडी के लिए फर्दर कहीं और ही जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के अलावा, या चाइना में वापस आना पड़ेगा। इन अ नटशेल मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जॉब के मेरे ख्याल से कोई इतने अच्छे चांस नहीं आपके बनते हैं अगर आप चाइना में ही रुकना चाहते हैं। तो अगर आप चाइना में रुकना चाहते हैं तो फिर लैंग्वेज वाला बैरियर कवर कर लें। जब आप लैंग्वेज बैरियर कवर कर लेंगे तो आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको एक तो चाइनीज़ आती है, आपको एक तो वेब डेवलपमेंट या जो भी आपकी फील्ड है आपको वो आती है, और तीसरा आपको इंग्लिश आती है, देन आप बाकियों से बेटर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बाकियों से बेटर नहीं होते तो आप compete करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओवर टू यू। थैंक यू अदनान भाई। अच्छा आतिफ भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि अगर कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती, और जिस तरह से यूरोप के अंदर जाके स्टडी तो फ्री है लेकिन उनको साथ जॉब भी करनी पड़ती है, तो अगर वो उनकी सिलेक्शन हो जाती है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लेकिन वो फुली फंडेड नहीं होती, पार्शल फंडेड होती है, तो क्या चाइना के अंदर स्टूडेंट विद स्टडी जो है वो जॉब कर सकता है या नहीं कर सकता? कोई अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं? इट डिपेंड अपॉन कि आप कौन से वीज़े पे गए हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और आप स्कॉलरशिप होल्डर हैं, फुल स्कॉलरशिप होल्डर, तो नॉर्मली जो वीज़ा होता है वो आपका X1 वीज़ा होता है। जो X1 कैटेगरी है उसमें आप लीगली जॉब नहीं कर सकते चाइना में। लेकिन अगर आपका वर्क वीज़ा है, सपोज आप जो है ना आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला और आप सेल्फ फंडेड पे हैं, सेल्फ फंडेड में नॉर्मली जो है ना वो जो वीज़ा टाइप है वो डिफरेंट होती है, उस वीज़ा में आप जॉब कर सकते हैं। जो जैसे इन्होंने पहले आपको बताया अदनान भाई ने कि कोई प्रॉपर जो जॉब है वो तो आपको लैंग्वेज के बगैर नहीं मिलती, वो भी अगर आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो चांसेस हैं। लेकिन साइड जॉब आपको जो है ना वो मिल जाती है। साइड जॉब डिफरेंट सिटीज़ में आपको जो है ना वो डिफरेंट चांसेस हैं, इवन कि टीचिंग की जॉब्स या सेल्स की जॉब इस तरह के, या फिर इंडस्ट्रियल जॉब भी आपको जो है ना वो पार्ट टाइम के लिए मिल जाती है अपने एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, इफ़ यू आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। उस कैटेगरी में आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि थैंक आपका वीज़ा कौन सा है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। थैंक यू आतिफ भाई। अदनान भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि जो है ये क्वेश्चन भी ये किसी भाई ने किया था कि अनाउंसमेंट की जो डेट्स हैं आंसर के रिलेटेड, तो वो उसका प्रोसेस कब तक चलता है? किसका प्रोसेस कब तक चलता है? आंसू स्कॉलरशिप का प्रोसेस जो है, मीन स्टार्टिंग डेट और उसकी एंडिंग डेट और एक्चुअल सिलेक्शन। जो स्टार्टिंग डेट है वो मुझे कंफर्म नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ। जो एंडिंग डेट है वो 31 जुलाई तक थी हमारी दफ़ा कैस्टवास वाली जो थी। इस दफ़ा जो थी वो डेट अगर मुझे याद है सही तो लेट हुई थी, मतलब डेट 31 जुलाई ही थी, सॉरी 31 मार्च ही थी। लेकिन आंसू वाली जो कह लें आंसू में एक्सटेंशन हुई थी, लेकिन जो बाकी सीएससी वगैरह थे उसमें एक्सटेंशन नहीं थी हुई है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डेट, ये हमें वेबसाइट से देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा आतिफ भाई, एक क्वेश्चन है कि इनकी 2020 के सेशन के अंदर सिलेक्शन हुई थी सीएससी के ऊपर, तो पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या इस दफ़ा उनको जो है वो आंसर के लिए अप्लाई करना चाहिए और उसकी क्या जो है वो फर्दर होगा अगर प्रोसेस? अगर तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं सीएससी पे,
और वो दोबारा सेम डिग्री के लिए नेक्स्ट ईयर अप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो अपना प्रीवियसली कैंसिल नहीं करते। सपोज करें उन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, अगर उनका पीएचडी पे ऑलरेडी पिछले साल हो चुका है एडमिशन सीएससी पे, और इस दफ़ा वो आंसू पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो या तो उन्हें सीएससी वहाँ से वो कैंसिल करना पड़ेगा अपना जो एडमिशन है, अदरवाइज लीगली अलाउ नहीं है ऐसा क्यूट करने के बगैर आप दूसरे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप यूएसटीसी की वेबसाइट देखें तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो सेम डिग्री के स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते चाइना में दूसरे स्कॉलरशिप के लिए। थैंक यू अतः भाई। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि अगर एक प्रोफेसर ने हमें सेलेक्ट कर लिया हुआ है और हम वहाँ पे जाते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट हो जाता है उसके साथ, यानी कि हम जिसके चीज़ के अंदर कंफर्टेबल है उसके अंदर हम काम नहीं करना चाहते उसकी मर्जी की फील्ड के अंदर, तो क्या हम प्रोफेसर को स्विच कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या प्रोसेस है यूएसटीसी के अंदर? जी बिल्कुल, यूएसटीसी में एक प्रोसेस है प्रोफेसर चेंज करने का, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वो सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड डिफरेंट है और प्रोफेसर का आपको जाके पता चला कि और है, या आप किसी भी वजह से उस फील्ड में काम नहीं करना चाहते, तो आपको न्यू प्रोफेसर सबसे पहले सर्च करना होगा। अपने इस करंट प्रोफेसर को लीव किए बगैर आपको न्यू प्रोफेसर सर्च करना पड़ेगा। अगर न्यू प्रोफेसर एग्री होता है कि ठीक है मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फिर आपको जो ओल्ड आपका करंट प्रोफेसर है उन्हें जो है ना वो आपको एतमाद में लेना पड़ता है कि मैं ये मेरी रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है और इस वजह से मैं फलां प्रोफेसर के पास जाना चाहता हूँ, तो आपको जो है ना वो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप काइंडली मुझे अलाउ करें। अगर दोनों प्रोफेसर एग्री करें और दोनों सिग्नेचर करें, देन आप प्रोफेसर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अगर उनमें से एक प्रोफेसर भी एग्री नहीं होता, देन आप प्रोफेसर चेंज नहीं कर सकते। इनमें एक तीसरा भी है, वो है डिपार्टमेंट हेड। तो फर्स्ट आपने जो है ना वो करंट प्रोफेसर से अप्रूवल लेनी होती है, फिर जो डिपार्टमेंट हेड है या स्कूल हेड है उनसे अप्रूवल लेनी होती है, फिर आपने न्यू प्रोफेसर से अप्रूवल लेनी होती है। अगर ये तीनों आपको अप्रूव कर देते हैं देन यू कैन चेंज। थैंक यू आतिफ भाई। अदनान भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि हमारी बैचलर्स के अंदर जो स्टूडेंट मास्टर के लिए जाना चाहते हैं, बैचलर्स के अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च के अंदर काम नहीं कराया जाता। मोस्टली 99% है वर्क वो बेसिकली डेवलपमेंट टाइप की जो एप्लीकेशन हैं वो स्टूडेंट्स बना रहे होते हैं। तो क्या कितने % चांसेस हैं उन स्टूडेंट्स के जो कि डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसके बाद वो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं रिसर्च के लिए? क्या उनके पास अच्छा, जो मुझे आपके सवाल की समझ आ गई है, मैंने कमेंट भी देखा है ये वाला, तो मैं इसको रिप्लाई करता हूँ। ऑब्वियसली हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनमें उस तरह का ट्रेंड नहीं है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कोर्स है वो हर एक डिग्री में पढ़ाया जाता है, जो आपको बेसिक्स कह लें कि रिसर्च की बताता है। अब वो कितना अच्छा पढ़ाया जाता है ये एक अलग डिबेट आती है, या कितना अच्छा स्टूडेंट पढ़ते हैं ये भी एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है। देन कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे कंप्यूटिंग की फील्ड में डाटा माइनिंग एक कोर्स ऐसा है जो रिसर्च बेस्ड कोर्स है। सिर्फ आपको सिर्फ जावा या फिर सी शार्प या फिर दूसरी लैंग्वेजेस नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि आपको इस तरह के कोर्सेज इसीलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको कुछ न्यू फाइंड करने की एक सेंस दी जाए। तो बिल्कुल ये कहना है कि कंप्लीटली कुछ भी नहीं होता, ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। अब वो पढ़ाया कैसे जाता है इस पे हम बहस नहीं करते हैं। तो अब ये सवाल आ जाता है कि अगर हमने ऐसे किया है लेकिन अब हम फर्दर एमएस करना चाह रहे हैं तो अब क्या करें? तो अब फिर ये करें कि आप सबसे पहले अपनी फील्ड डिफाइन करें, ठीक है? फील्ड कैसे डिफाइन करें? फील्ड ऐसे डिफाइन करें कि अगर आपके पास बिल्कुल ब्लैंक है, आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, तो इंटरनेट पर सिंपली सर्च करें कि टॉप
10 जो जो अगले 5 सालों के अंदर ट्रेंडिंग फील्ड्स कौन सी होंगी इन कंप्यूटर साइंस, अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ लिस्ट मिल जाएगी कि ये जो फील्ड्स हैं ये इस वक्त ट्रेंडिंग है, ये अगले 5 साल में ट्रेंडिंग होगी। आप उनको बारे में थोड़ा सा पढ़ें और देखें कि आपको कौन सी वो फील्ड है जो आपको थोड़ी सी वो कर रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपके से इंटरेस्ट से मिलती जुलती है। देन उस फील्ड के बारे में मज़ीद पढ़ें और अब जाएं आप गूगल स्कॉलर पे। गूगल स्कॉलर पे जाके उसके रेलिवेंट जो 2020 में पिछले 6 माह में या 1 साल के अंदर, इससे पीछे नहीं, 6 माह में या 1 साल के अंदर जो पेपर पब्लिश हुए हैं आप उनके बारे में पढ़ें। आप जब कोई 5 पेपर पढ़ेंगे, 10 पेपर पढ़ेंगे, 20 पेपर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा खासा उस फील्ड का आइडिया हो जाएगा। तो अब आप प्रपोजल लिखने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता किसी फील्ड के बारे में, स्टिल आप उसके रिसर्च पेपर पढ़ें, आप सर्वे पेपर सबसे बेटर वे ये है कि आप सर्वे पेपर पकड़ें। सर्वे पेपर आप पढ़ें, आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। सर्वे पेपर पढ़ने के बाद अब आप कॉन्फ्रेंस पेपर पे आना शुरू हो जाएं। जो अच्छी कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके पेपर पढ़ें, आपको फील्ड की सेंस बनना शुरू हो जाएगी। तो आप उन्हीं के रेलिवेंट एक अपना रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका रिसर्च प्रपोजल इन केस ऑफ मास्टर्स इतना बेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप कहें कि मैं जो हूँ वो दुनिया में एक अलग ही चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी एफर्ट शो करवाएंगे पेपर के अंदर। अगर आपने एफर्ट पुट की होगी, आपका जो प्रोफेसर आपको पढ़ने वाला होगा, रिसर्च प्रपोजल को पढ़ने वाला होगा, उसको समझ आ जाएगी कि इस बंदे ने कुछ ना कुछ रिसर्च करके ये लिखा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है रिसर्च वाला तो आप इस तरह से अपने जो पॉइंट्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू अदनान भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ स्टूडेंट जो हैं वो एफएससी करते हैं, एफएससी के बाद बीएससी करते हैं इन आईटी, उसके बाद एमएससी इन आईटी करते हैं, और जो कि इक्वल कहा जाता है कि ये जी इक्वल है बैचलर के। तो क्या वो एमएससी करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी के अंदर जाएंगे या अप्लाई कर सकते हैं, या उनको पहले मास्टर्स करना पड़ेगा और उसके बाद, इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। पाकिस्तान में ये है कि जो सिंपल बीएससी है और उसके बाद जो एमएससी है वो इक्वल कंसीडर की जाती है आपकी जो 4 ईयर ऑनर्स डिग्री है, जो बीएससी 4 इयर्स ऑनर डिग्री है जो यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। पाकिस्तान में जो एमफिल है वो इक्वल टू होता है एमएस के। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए एमफिल का होना ज़रूरी है, इक्वल टू, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो इक्वल टू एमएस होनी चाहिए। और मतलब 18 ईयर्स आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो आपकी एमएस है या एमफिल है। 18 ईयर एजुकेशन के बगैर आप पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। थैंक यू आतिफ भाई। आज के सेशन के अंदर मैं क्वेश्चन देख रहा था और क्वेश्चन मुझे भी ऐसा हाथ नज़र नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अदनान भाई, आतिफ भाई। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं वो इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे और वो सारे भी इस सेशन के अंदर उस 500 सिलेक्टेड अवार्डी लिस्ट के अंदर उनका नाम हो। तो जज़ाकल्लाह आपका सुनने के लिए, एंड अस्सलाम वालेकुम।